अप्रैल से नई स्कीम यूपीएस इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या कुछ खास है इसमें? और पिछली वीडियो हमने बात की थी न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालते हुए फिर यूपीएस के बारे में विस्तार से थोड़ा बताओ। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था जी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। बिल्कुल, सबसे बेस्ट। यानी एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जितना सुरक्षित उस स्कीम के अंदर बनाया गया था जी, वो सामाजिक भी थी और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से भी। बिल्कुल। एनपीएस उसकी जगह आई, नेशनल पेंशन स्कीम, वो मार्केट लिंक्ड स्कीम थी जी, कि पैसा मार्केट में लगेगा, मार्केट से रिटर्न होगी तो उसको मिल जाएगी पेंशन, यानी उसमें पेंशन की भी गारंटी नहीं है। मार्केट और इसीलिए बहुत सारे दर्शकों ने पिछले वीडियो पे कमेंट भी किया कि जी मेरी इतने साल की सर्विस हो गई, कोई कह रहे मेरे को 2400 रुपये पेंशन स्कीम पेंशन मिल रही है, कोई कह रहे 3500 मिल रही है, एक दो ने ऐसा लिखा कि जी मेरा तो अभी 8 लाख 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ने रखा और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। इस तरह के मतलब ये केस टू केस डिपेंड करता है जी। हम उस स्थिति में नहीं जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ कर्मचारियों को जो पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई है उसके बारे में डिटेल से बात करना जी। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर स्वयं को नॉलेज नहीं है या स्वयं को ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी स्कीम अब मार्केट लिंक्ड है, बिल्कुल, या फंड से रिलेटेड है, तो वो फंड कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लें जी, ताकि आपका एक अच्छा फंड क्रिएट हो सके और उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने एनपीएस में रहना है या यूपीएस में रहना है। और मैं तो कहूँगा इन दोनों को छोड़ के अपना सारा फोकस सारी जो एम्प्लॉइज एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वोट की कीमत होती है जी, उनको पूरी अक्षमता के साथ और पूरी हिम्मत के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को जारी रखना चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम आते हैं यूपीएस पे जी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जैसा आपने बताया 24 जनवरी 2025 को इसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है जी। और ये स्कीम अभी केंद्र सरकार के उन सभी एम्प्लॉइज के लिए है जो एनपीएस में रजिस्टर्ड है, एनपीएस के अंडर कवर होते हैं जी। राज्य सरकार चाहे तो इनको लागू कर सकती है, मैंडेटरी नहीं है उनके लिए जी, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है अपने एम्प्लॉइज के लिए जी। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी जी। लागू होने का मतलब ये नहीं है कि एनपीएस बंद हो जाएगी। एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा जी, इसमें रहोगे उसमें, इसमें रहोगे या उसमें रहोगे जी। जिन लोगों ने ऑप्शन दे दिया कि हम यूपीएस में आना चाहते हैं, एक बार यूपीएस में आने के बाद आप दोबारा एनपीएस में शिफ्ट नहीं कर पाओगे जी। ये इसका सबसे बड़ा यानी कि ये पॉइंट है, ये फैसला लें एनपीएस में। इसलिए मेरी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से निवेदन है या सलाह है कि आप ठंडे दिमाग से अपनी सारी कैलकुलेशन करके सब कुछ सोच विचार करके ऑप्शन का डिसीजन लें जी। एक्सपर्ट की मदद लें, एक्सपर्ट की मदद आप ले सकते हैं बिल्कुल, और लेनी भी चाहिए जी। अब आते हैं हम कि एनपीएस में मैं आपको, जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फंड आपका इकट्ठा होगा, यानी 10% एम्प्लॉय ने दिया, 14% गवर्नमेंट ने दिया जी, उस 24% का 60% आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको लमसम मिल सकता था जी। उसमें ग्रेच्युटी नहीं थी, पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। जो 40% आपका पेंशन फंड में लगता था उसकी रिटर्न के आधार पर आपकी 12 महीने की पेंशन डिसाइड हो जाती जी। यूपीएस में गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूपीएस में गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एश्योर्ड पे आउट देते हैं जी। एश्योर्ड पे आउट का मतलब है कि हम आपको पेंशन देंगे। वो पेंशन कितनी होगी, कुछ कंडीशंस हैं जी। एक कंडीशंस तो ये है कि जिस व्यक्ति की कुल सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम की होगी, उस व्यक्ति को के ऊपर यूपीएस लागू नहीं। ओके। वो यूपीएस ऑप्ट करे ना करे उसका कोई फायदा नहीं, पेंशन नहीं मिलेगी, कोई पेंशन की गारंटी नहीं जी।
ठीक है। 10 साल जिसकी सर्विस हो जाएगी क्वालिफाइंग, जी। उसको मिनिमम 10,000 रुपये पर महीने की पेंशन मिलेगी। ओके, 10 से ऊपर होते ही? 10 साल या 10 से ऊपर होती है, ठीक है जी। 25 साल की जो सर्विस पूरी कर लेगा जी, क्वालिफाइंग सर्विस, जी, उसको रिटायर होने से 1 साल पहले यानी जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों की उसकी जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए, जी, उसको मिला के और उसकी एवरेज निकाल के वो जो एवरेज आएगी उस एवरेज का 50% जी, एश्योर्ड पे आउट मिलेगा उसको। यानी मान लो किसी व्यक्ति की ये 12 महीने की, वैसे तो अंतिम महीने की होनी चाहिए जी, ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम महीने की, लेकिन इसमें 12 महीने की गई है। जी, 12 महीने में क्या है कि आपके 2 डीए की किस्त लगती है, जी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लास्ट से थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसका 50%, मान लो किसी की लाख होती है तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि उसकी 25 साल की सर्विस पूरी हो गई। जी। फिर एक स्थिति ये आ सकती है कि किसी व्यक्ति ने 25 साल की सर्विस की और वीआरएस ले ली, उसको 50% तो मिलेगी, लेकिन जिस दिन वीआरएस लेगा उस दिन से नहीं मिलेगी, जिस दिन वो रिटायर होना होगा उस दिन से मिलेगी। ओके, तो यानी बीच का जो पीरियड उसका 4-5 साल का पीरियड है उसको विदाउट पेंशन रहना पड़ेगा। अच्छा, जो रिटायरमेंट का डेट थी, जो रिटायरमेंट की डेट है उसी डेट से मिलेगी। ओह, ये नुकसान है, ये नुकसान है जी, ठीक है ना। अच्छा, एक तो जब जैसे आपने बताया ना 10 ईयर की कंप्लीट होने के बाद फिर 25 से, तो बीच में और कोई स्लैब नहीं है? 10 के बाद सीधा 25 ही? नहीं, उसके बाद क्या है कि मान लो किसी की 25 से कम रहती है, तो प्रोपोर्शनेटली उसकी पेंशन कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। मतलब उसको 10 से तो ज़्यादा ही मिलेगी? 10 से तो ज़्यादा मिलेगी जी, लेकिन 50 से कम मिलेगी उसको। ओके, हो सकता है वो 44 हो जाए, 45 हो जाए, वो कैलकुलेशन के हिसाब से जिसकी जितनी बनेगी, जितनी सर्विस कम होती जाएगी उतनी कम बनेगी जी। इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई रिजाइन कर दे बीच में या किसी को गवर्नमेंट डिसमिस कर दे या किसी को सर्विस से गवर्नमेंट रिमूव कर दे जी, ऐसे लोगों को एश्योर्ड पे आउट का कोई प्रोविजन नहीं, यूपीएस में नहीं, यूपीएस में कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, तो क्या बेनिफिट तो बेनिफिट क्या है, सर्विस से रिटायर निकाल दिया तो निकाल दिया। अच्छा, हाँ, पेंशन कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा जी, ये एक ड्रॉबैक है, बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें ग्रेच्युटी का प्रोविजन है, ओके, यूपीएस में ग्रेच्युटी का प्रोविजन है जिसको लमसम पे आउट बोलते हैं वो जी, कि यानी जब व्यक्ति रिटायर होगा उस वक्त उसको कुछ पैसा मिलेगा। अब वो पैसा कितना मिलेगा ये देखने की बात है। एनपीएस में कोई ग्रेच्युटी का कोई प्रोविजन नहीं है जी, एनपीएस में आपके फंड का 60% आपको मिलेगा, यूपीएस में फंड का कुछ नहीं मिलेगा आपको, जितना फंड आप इकट्ठा करोगे उसका कुछ नहीं मिलेगा जी, अभी तक जो गजट नोटिफिकेशन है। आगे इसमें चेंज हो जाए तो मैं नहीं कुछ कह सकता, तो लेकिन ग्रेच्युटी मिलेगी। तो जो फंड इकट्ठा होना है वो ही रहेगा 10 और 14, 10 और 18.5 हो जाएगा इसमें। अच्छा, 14 की वजह सरकार का 18.5 हो जाएगा, ओके। अब ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी? ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन है कि हर 6 महीने की कंप्लीट क्वालिफाइंग सर्विस जी में जो लास्ट पे की आपकी सैलरी है यानी बेसिक प्लस डीए उसका 10%, ओके, उसका 10%। इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। मान लो किसी व्यक्ति की लास्ट मंथ की लास्ट सैलरी 1 लाख रुपए है जी, और उस व्यक्ति की 1 लाख का 10% 10,000 रुपए हो गया जी, और उस व्यक्ति ने 25 साल की अपनी क्वालिफाई सर्विस पूरी की जी, तो 6-6 महीने 25 साल में 50 हो गए। 10,000 को 50 से गुणा कर दो आप, उस व्यक्ति को ग्रेच्युटी के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे, ओके, ठीक है। ये मतलब हर 6-6 महीने के हिसाब से, हर 6 महीने के उससे काउंट होगा, उसके काउंट हो जाएंगे, ओके। अब ये जो चीज है इसका ड्रॉबैक मैं ओल्ड पेंशन स्कीम से थोड़ा कंपैरिजन कर दूं। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो ग्रेच्युटी मिलती थी वो आपकी 6 महीने की कंप्लीट सर्विस पे 15 दिन की तनख्वाह मिलती थी, यानी 50% मिलती थी 6 महीने की उसमें आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 दिन की तनख्वाह मिलती थी आपको जी, यहाँ आपको तनख्वाह 3 दिन की मिलेगी, यूपीएस 5 गुना कम जी। और एनपीएस में तो था नहीं ना ग्रेच्युटी, वो 60% के हिसाब से अपन देखें तो नहीं, वो तो एक अलग चीज होगी, वो अलग चीज है। उसमें फिर आपकी पेंशन एश्योर्ड नहीं थी, यहाँ पेंशन एश्योर्ड है जी। तो ये एक चीज इसमें ड्रॉबैक है, ये भी ड्रॉबैक है बिल्कुल। अब
इसके साथ ही मान लो एम्प्लॉय है, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसकी डेथ हो गई जी, परिवार का क्या होगा? तो इसमें यूपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह जो आपकी लास्ट पे आउट है, एश्योर्ड पे आउट है, जो आपको पेंशन के रूप में मिल रहा है, उसका 60% परिवार को मिलता रहेगा। उसकी मतलब जो भी स्पाउस है जी, पति जीवित है तो पति को मिलता रहेगा, पत्नी जीवित है तो पत्नी को मिलता रहेगा। और इन जॉब डेथ हो जाती है तो वो डेथ हो जाती है तो अगर बच्चों के नॉमिनेशन बनाए हो तो बच्चों को भी आगे मिलता रहे। जी, रिटायरमेंट के बाद मिलता रहे। ठीक है, ये चीज है इसमें। जी, फिर ये जो एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, अब पैसा चाहिए उसके लिए। पैसे के लिए प्रोविजन क्या किया गया है, इसमें 3 तरह के फंड बनाए गए हैं, 3 तरह के कॉर्पस हैं। जी, गुल्लक मान लो आप। हाँ, एनपीएस में 2 थे, टायर 1 टायर 2 वो अकाउंट थे। हाँ, फंड तो वहां एक ही था। अच्छा, वहां एक ही गुल्लक था, उसी में सरकार डाल रही थी, उसी में कर्मचारी का 10 और 14% डल रहा था। ठीक है। यहाँ पर 3 गुल्लक हैं जी। एक गुल्लक तो है इमेजिनरी, ओके, काल्पनिक कह लो आप। हाँ, काल्पनिक क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक गुल्लक वो है जिसमें 10% गवर्नमेंट डालेगी और 10% एम्प्लॉय डालेगा जी, जिसको के इंडिविजुअल कॉर्पस कहा जा रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत जी, यानी जिसमें 10% एम्प्लॉय डाल रहे हैं 10 और 10% सरकार डाल रही है। जी, ठीक, वहां पर 14% डाल रही थी सरकार, जी, हाँ, यहाँ 10% कर दिया सरकार। जी, ये जो गुल्लक है, इस गुल्लक के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसको रेगुलेट करेगा PFRDA, पेंशनर्स फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी, वही एक पैटर्न बनाएगी कि भाई हम पैसा कहाँ कहाँ लगाएंगे। डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं उसको। यहाँ पर एम्प्लॉय को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया बनाए हैं उनमें से चुनने का अधिकार है। ओके, उसकी हर महीने रिपोर्ट एम्प्लॉयर को देता रहेगा। जी, ऐसा प्रोविजन अभी तक है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या आएगा क्या नहीं वो लागू होने के बाद पता चलेगा। जी, ये तो हो गया एक गुल्लक। दूसरा गुल्लक इमेजिनरी, जिसको बेंचमार्क कॉर्पस कहा गया है। बेंचमार्क का मतलब है डिजायर्ड का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉई 25 साल के बाद रिटायर होता है मान जी, तो PFRDA ये देखेगा कि इस एम्प्लॉय के इस गुल्लक में कितने पैसे होने चाहिए। मान लो वो ये डिसाइड करता है कि इस गुल्लक में 50 लाख रुपए होने चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, तो वो उसका बेंचमार्क हो गया है। किस बेस पे करेगा वो मार्केट परफॉर्मेंस के बेस पे करेंगे, उनकी एज सर्विस के बेस पे करेंगे। डिटरमिन करने का कोई ना कोई तरीका तो वो करेंगे जी। इसको मैं थोड़ा और तरीके से अगर समझाना चाहूँ आपको, मान लीजिए आपके दिमाग में है कि भाई लड़की की मैरिज करनी है और लड़की की मैरिज में मेरा 20 लाख रुपया खर्च होगा। मैरिज 15 साल के बाद होनी है जी। 15 साल तक मैं देखूंगा भाई हर महीने के इतने पैसे इकट्ठा करता हूँ या इतने पैसे मार्केट में लगाता हूँ या इतने पैसे ब्याज पे देता हूँ, इतने पैसे वहाँ से आ जाएंगे, इतने पैसे मेरे दोस्त से आ जाएंगे, इतने पैसे माँ बाप दे देंगे, लड़की की शादी हो जाएगी। ये मैंने एक प्लानिंग बना ली जी। ये प्लानिंग कब कामयाब होगी? ये तब कामयाब होगी जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी जैसा जैसा मैंने सोचा। लेकिन सपोज करो कि आपने जिसको पैसे दिए 10 साल के लिए उधार दिए और वो 5 साल के बाद आके कहते जी ये पैसे पकड़ो आपने, मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, तो आपका टारगेट जो कॉर्पस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इसी तरह से प्लानिंग है। और तीसरा जो गुल्लक है वो गुल्लक है आपका, उसको पूल कॉर्पस बोलते हैं। पूल कॉर्पस जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 8.5%, यानी 4% तो आपके एनपीएस से निकल गया, जो वहां 14 था गवर्नमेंट ने यहाँ 10 कर दिया और 4.5% और बढ़ा दिया उन लोगों के लिए जो लोग यूपीएस को ऑप्ट करेंगे। ये क्यों किया गवर्नमेंट ने कि किसी भी वक्त अगर ये लगे गवर्नमेंट को कि भाई 50% का अमाउंट पहुंचने में कमी है, तो उस वक्त गवर्नमेंट उससे जो रिटर्न मिलेगी उस रिटर्न से वो पैसा दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अब गवर्नमेंट करेगी क्या? जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में कंपैरिजन होगा आपके बेंचमार्क का और आपके इंडिविजुअल कॉर्पस का जी। 3 परिस्थितियां बन सकती हैं। एक परिस्थिति तो ये बन सकती है
कि आपने 25 साल की सर्विस की, बिना नागा आपने हर महीने पैसे जमा करवाए जी, और उसमें से कुछ भी नहीं निकाला आपने, तो निश्चित है कि आपका बेंचमार्क और इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों बराबर हो जाएंगे जी, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपकी 50% पे आउट आपका इंश्योर है, आपको मिलेगा। जी, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि बेंचमार्क तो ज़्यादा है लेकिन इंडिविजुअल कॉर्पस आपका कम है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये जितना आपका होना चाहिए था आपका इंडिविजुअल इससे कम हुआ है जी, इसलिए आप डिफरेंस हमारे यहाँ जमा करवाओ। अगर डिफरेंस जमा तो करवा दिया, मान लो 50 लाख बेंचमार्क किया जी, और 50 लाख आपका कॉर्पस है, आपको 25 साल की सर्विस के 50% आपकी पेंशन बन जाएगी। मान लो आपका 40 लाख इकट्ठा हुआ, जी, बेंचमार्क 50 लाख का है, तो फिर उसी के प्रोपोर्शनली आपकी कुछ पेंशन कम हो जाएगी। ओके, या तो आप 40 और 50 का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को जमा करा दो, आपको 50% मिलता रहेगा। ठीक है जी। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा हो जाए और आपका बेंचमार्क कम रहे जी, यानी उस स्थिति में आपको 50% से ज्यादा बनना चाहिए था बिल्कुल पेंशन, लेकिन 50% से ज्यादा पे आउट का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, प्रोविजन तो नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो आपका जितना ज्यादा पैसा बनता है वो पैसा आप निकाल सकते हो। अच्छा, वो निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की जी, जो चीजें हैं। एनपीएस में ये था कि भाई उसका जो एम्प्लॉय का 10% था वो कटना ही कटना था, एम्प्लॉय चाहे या ना चाहे। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। अच्छा, सेम, इसमें भी यही है, ये कुछ इसमें वापस कुछ नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को जी, एम्प्लॉय को जैसे एनपीएस में 60% वापस मिल जाता था जी, इसमें एम्प्लॉय को वापस कुछ भी नहीं वापस कुछ नहीं मिलना जी। और ये 10 से मान लिया कोई एम्प्लॉय चाहे कि मैं 7% कटवाना चाहूँ या 12%, ऐसा भी नहीं है, फिक्स है 10 उसका, 10% पर कटना ही कटना है, कटना ही कटना है। जी जी जी, ठीक है। ये फिर एक बात कहता हूँ कि बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ सारी कैलकुलेशन करके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का सहायता लेके जी, और अपने इन्वेस्टमेंट को जो आप कंट्रोल कर सकते हो हर साल, उसके बारे में भी डिसीजन आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सहायता से करें जी। इसमें मेन तो ये देखना होगा कि हर एक भाई हमारा जो फंड है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसकी जॉब कितनी पेंडिंग है, कहाँ कब तक उसकी लास्ट सैलरी पहुंच जाएगी, ये सारी चीजें गणित ध्यान में रखना होगा, तभी जाके। फिर इतनी जल्दी क्या है जी, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप एनपीएस में कंटिन्यू करते रहो जी, रिटायरमेंट के टाइम देख लेना, बिल्कुल, पैसे तो आपका अब भी ट्रांसफर होना है, तब भी ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल, तब देख लेना किसमें फायदा है किसमें नहीं। और सरकार छप्पर पाड़ के कहीं नहीं दे रही ना, यूपीएससी में देने जा रही है, किसी में नहीं दे रही, मैं बिल्कुल इसमें कोई तो वो नहीं है, कोई हित यदि सुरक्षित है तो बेसिकली जी, मैं तो इसको सरकार की पलायनवादी सोच कहता हूँ जी, बिल्कुल, कि आप अपने नागरिकों की जो सामाजिक सुरक्षा है अगर उससे समझौता करते हो, उसको मार्केट के भरोसे छोड़ते हो जिसका कोई भरोसा नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं जी। और इवन के मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि इकोनॉमिक्स का हूँ, कॉमर्स भी पढ़ी है, कि उसमें मैनिपुलेशन भी होती है, बिल्कुल, उस मार्केट में मैनिपुलेशन भी होती है जी, मार्केट को गिराया भी जा सकता है, मार्केट को उठाया भी जा सकता है जी। और हम बीच में देख ही रहे हैं, बार बार होता है, हमेशा ही होता है। कुछ तो आपके नेचुरल साइकिल्स आते हैं जी, जो आपकी ग्लोबल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लो किसी एक देश में बहुत ज्यादा मंदी आ गई तो उसका असर दूसरे देश में हो गई होगा, ये नहीं हो सकता कि वो देश उससे अछूता रह जाए जी। लेकिन कुछ वहीं के जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा कर दी जाती है जी, तो ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है बिल्कुल इसमें, और ज़्यादा इसमें कर्मचारियों को ध्यान रखना होगा। एक आपने शुरुआत में जो बात कही कि कर्मचारियों को अपनी जो पूरी ताकत है लोकतंत्र में कुछ भी है ओपीएस के लिए लगानी होगी। यदि कर्मचारी पूरे देश का एकजुट हो, चाहे वो राज्यों के कर्मचारी हैं और वो चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी एकजुट हो, तो लोकतंत्र में वोट की ताकत से सरकारों को फैसला लेने पर, बदलने पर मजबूर भी किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे फैसले सरकार ने मजबूरी में पलटे भी हैं और बैकफुट पे आई भी है सरकार। ये कर्मचारियों को ताकत दिखानी है। 4-5 स्टेट्स में जी राज्य सरकारों ने मान भी लिया है, बिल्कुल। जैसे राजस्थान में माना था, आपके छत्तीसगढ़ में माना था, झारखंड में माना था, पंजाब में माना था जी। लेकिन उन राज्यों की जो बेसिक मजबूरी है वो बता देता हूँ कि एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एम्प्लॉइज का जो फंड आ गया उसको राज्यों को ट्रांसफर किया जा सके, बिल्कुल। ये एक उसमें रूल चेंज करने की जरूरत है जी। अब ये देखा जाएगा कि जैसे इन सरकारों ने पैसा ओपीएस लागू की थी, तो एनपीएस में जो पैसा गया है वो पैसा का क्या उनको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, किसमें
जिन राज्यों ने ओपीएस लागू की है, वही तो मांग रहे हैं वो। वही तो बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो मिल नहीं रहा। वो सेंटर उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहा। सेंटर ने ये कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है एनपीएस के अंदर के इस फंड में जो पैसा आ गया वो हम ट्रांसफर कर सकें, बस यहीं पर सारा खेल, यहीं पे सारा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो आज तक ओपीएस ही लागू, एनपीएस लागू, वो उन्होंने तो माना ही नहीं उसको, एनपीएस को माना ही नहीं ना, वो माना ही नहीं उन्होंने। और वो लागू यदि पश्चिम बंगाल में लागू रह सकती है ओपीएस, दूसरी तो सरकारें बहुत समृद्ध हैं, दूसरे राज्य। देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आप इसको एक बहाना भी कह सकते हो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना गुलाबी गुलाबी रंग हमें भारत की अर्थव्यवस्था का नजर आता है ना, उतना है नहीं जी। ये मैं आपको अंदर की ये तो कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी आरबीआई की रिपोर्ट, हालांकि वो विषय नहीं है, वो बता देता हूँ कि इवन के जो लोग 2 व्हीलर्स खरीदते हैं, मैं 4 व्हीलर्स की या बड़ी गाड़ियों की, बड़े लोन की बात नहीं कर रहा, 2 व्हीलर्स खरीदते हैं, यानी मोटरसाइकिल खरीद लिया किसी ने गांव से आने के लिए, किसी ने और स्कूटी खरीद ली, यानी लाख रुपए तक के जो खरीदते थे, उनको बैंक पहले 90% तक लोन देते थे और 2 साल के लिए दे देते थे। अब उन लोगों की भी जो लोन पेइंग कैपेसिटी है, रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो इतनी स्ट्रेस में है कि आरबीआई ने क्लियर कट बैंकों को कह दिया है कि 2 व्हीलर्स के लिए 70% से ज्यादा लोन ना दिया जाए। यानी 1 लाख रुपए में पहले बैंक 90,000 का लोन देता था, अब 70,000 का देगा। पहले 24 महीने के लिए देता था, अब 18 महीने के लिए देगा जी। ये देश की आर्थिक हालत का ये कुछ स्ट्रेसफुल इकोनॉमिक कंडीशन है। और आपको क्या लगता है कि जो सरकार यूपीएस लेके आई है, और जो सर ने बताया है कि उसमें ग्रेच्युटी मिलेगी, उसमें एक सिक्योर्ड आपको पेंशन भी मिलेगी, लेकिन आप कोई भी फैसला लें, जैसा कि बताया कि उस पर किसी एक्सपर्ट की मदद लें, किसी सीए की मदद लें, या जो इस चीज़ के एक्सपर्ट है उनकी मदद लेकर ही एनपीएस से आपको यूपीएस में ट्रांसफर होना है। लेकिन ताकत हमारी, हम तो क्या कहें, आम जो कर्मचारी है वो यही कह रहा है कि हमारे लिए सरकार ओपीएस लेके आए, ओनली फॉर ओपीएस। तो इस तरह की देश में आवाज़ है। कर्मचारी कितना ताकत दिखाएंगे तो कर्मचारी के ऊपर देखा जाएगा।